से आपने सुन लिया है साहब। नहीं, ये बातें चर्चे में रहती है, जब फैक्ट्रियों की बात आती है तो कम्युनिस्ट पार्टियों की बात भी आती है। और ये होता है कि जब आप इस तरीके की बात करते हैं तो मेरा ऐसा ही सवाल है कि क्या अब नए युग में लाल सलाम छोड़ के डिजिटल सलाम, इसकी बात क्या आप करना पसंद करेंगे या आपको लगता है कि लाल क्रांति डिजिटल में भी क्रांति है और नहीं वही नहीं जरूरी है? डिजिटल में भी लोग लाल सलामी कर रहे हैं, लाल सलाम करते रहेंगे, डिजिटल में करेंगे, फिजिकल में करेंगे, कल कोई आ जाए उसमें भी करेंगे, कोई बात नहीं है इसमें। लाल सलाम तो एक लोगों के विचार की बात है, कम्युनिस्ट पार्टियों में, प्रगतिशील आंदोलनों में, और भारत की बात नहीं है, दुनिया भर में लोग लाल सलाम करते हैं प्रगतिशील आंदोलन में। राहुल आरजेडी के साथ गठबंधन में है आप। एक कहा जाता है कि जब से मंडल पॉलिटिक्स आई 90 के दशक से, तो ये एक तरीके से कहा जाए कि कम्युनिस्ट की पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं खत्म करने में सबसे बड़ा योगदान ही नहीं, मंडल ये भी पॉलिटिक्स एक का रहा है। बहुत बड़ी गलतफहमी आप है। भी मजदूर की आवाज उठाते हैं, आप गांव के या किसी गरीबों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, और ये बात समाजवादी पार्टियां जितनी हैं, मंडल जब से आया और आरक्षण डायरेक्ट पहुंचा, तो इसके बाद ये लगा कि इससे आपको बहुत बड़ा झटका लगा। बिल्कुल नहीं, आपकी सीटें कम हुई हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, अभी तो हमारी सीट सबसे बड़ी है, अभी 2020 में हुई है। 2020 में 2015 में 3 सीट थी। हाँ, 2010 में 0 भी थी, इसलिए हमने कहा कि चुनाव में तो उतार चढ़ाव रहेगा। बीजेपी के पास 1984 में 2 सीट थी, है ना, फिर 400 पार बोल रहे थे तो 240 पे आ गए, उसमें भी कितने पता नहीं वोट चोरी कितनी शामिल है उसमें। देखिए, सीटों की बात अलग है, अपनी जगह पर है, लेकिन हमें लगता है कि ये जो धारणा है ना कि मंडल कमीशन से वामपंथ को झटका लगा, ये बहुत गलत धारणा है, बहुत ही गलत धारणा है। इस देश में वामपंथ है बराबरी के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जैसे कहा था कि हमने एक वोट की बराबरी दे दी, लेकिन सामाजिक आर्थिक बराबरी चाहिए। तो अगर मंडल कमीशन ने जो गैर बराबरी वाला सिस्टम था देश का, उसको थोड़ा बहुत भी झटका दिया है, उसमें थोड़ा बहुत भी रास्ता खोला है, क्या इकलौता हथियार है इससे? इकलौता बिल्कुल नहीं है। मंडल कमीशन की पूरी रिपोर्ट तो इसी की हो रही नहीं है। नहीं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट का तो 1-2 सिफारिशी लागू हुई है। तेजस्वी पूरी यादव रिपोर्ट लेके क्या कह रहे हैं? पूरी रिपोर्ट को आप देखेंगे तो उस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें हैं, भूमि सुधार तक की बात मंडल कमीशन की रिपोर्ट में है। और जहाँ तक अगर आरक्षण की बात होगी, इसमें भी नीतीश जी और मोदी जी से ही पूछना पड़ेगा कि 65% आरक्षण बिहार में तय हुआ, ये लागू हो जाता अगर पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित होता, इसको 9th शेड्यूल में डाला जाता, तो आज बिहार के नौजवानों को, बिहार के दलितों को, अति पिछड़ी जाति के लोगों को, पिछड़ी जाति के लोगों को, सबको 65% आरक्षण मिलता। तो ये आरक्षण जो मिल सकता था, जो मिलना चाहिए था, वो मिलने नहीं दिया नीतीश जी और मोदी जी ने मिलकर। लेकर कई सारी शंकाएं भी हैं और कई सारे सवाल भी हैं। देखिए, TV9 से बात करते हुए रामभद्राचार्य ने भी इसको एक तरीके से क्रिटिसाइज किया। अब उन्होंने कहा कि जाति नहीं, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, नहीं तो ऐसे तो समाज का एक तरफा ये सब संविधान के खिलाफ की बातें हैं ना, आत्महत्या करने पर विवश हो जाएगा। नहीं, वो तो अभी रोजगार की जहां बात करना हो तब आप उल्टी बात कर रहे हैं। रोजगार की बात कर लें, आरक्षण तो सोशियो इकोनॉमिक, सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस पर है, बल्कि ये जो उसमें नहीं था, वो तो संशोधन करके इन्हें EWS किया। गरीब तबका रह गया, हाँ, उसका क्या होगा? तो बिल्कुल उसका भूमि सुधार के बगैर होगा नहीं। आरक्षण न मिले, वो आरक्षण तो मिला है, बात सही है। बिहार में क्या ऐसे लोग नहीं है दूसरी जातियों के जिनको आरक्षण तो नहीं है जातिगत, तो मिल गया ना? गरीब है नहीं, 10% तो मिल गया। वही कह रहा हूं, 10% बहुत 10% तो जितनी लगभग आबादी है उस हिसाब से मिल गया, बाकी लोगों को नहीं मिला है। मैं कहता हूं कि भाई, देश में आरक्षण निश्चित तौर पर एकमात्र हथियार नहीं है, लेकिन अगर कहीं भी आरक्षण अगर नहीं हुआ होता तो आज जो भी हम लोग कहीं देख रहे हैं देश में, ब्यूरोक्रेसी में, कहीं आपको शेड्यूल कास्ट के लोग दिखाई देते हैं, तो ST के लोग दिखाई देते हैं, वो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ते, बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ते। तो आरक्षण ने कम से कम एक तो बदलाव किया रिप्रेजेंटेशन के मामले में, लेकिन वो बिल्कुल काफ़ी नहीं है। आरक्षण को मैं मानता हूँ कि सोशल मोबिलिटी का एक टूल है, और हमें मोबिलिटी से इक्वालिटी को जाना है। पॉलिसी में रिफॉर्म की जरूरत नहीं है, वही पॉलिसी की बढ़ाते जाएं, जातियों को शामिल करते जाएं। दिल्ली का घेराव तक कर देते हैं लोग आरक्षण के लिए, दिल्ली बंद कर देते हैं। हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग जातियों के समूह के लोग आ जाते हैं और दिल्ली बंद, चक्का जाम कि हमें आरक्षण दो। ऐसी स्थितियां हर 2-4 साल पे कोई ना कोई कास्ट लेकर आता ही है, यानी कि उनको अब पिछड़ा वर्ग में शामिल होना है। हमें लगता है कि कास्ट सेंसस जो हम लोगों ने मांग उठाई है, बिहार से एक शुरुआत भी हुई थी, पूरे देश में हो, और उसके बाद एक रैशनल पॉलिसी बने, उसमें विस्तार भी हो
और बात आप ठीक कह रहे हैं कि आरक्षण एकमात्र सोल्यूशन नहीं है। आपको आरक्षण के बाहर, जैसे हमने कहा, पब्लिक एजुकेशन, तो आरक्षण अनंत काल पब्लिक के लिए भी तो नहीं एजुकेशन हो सकता, होगा? पब्लिक क्या एजुकेशन, लगता है आपको? जब तक देश में इतने गैर बराबरी है, इस तरीके की व्यवस्था है, हमसे मत पूछिए। मोहन भागवत ने कह दिया, जो सबसे ज्यादा विरोध करने वाले थे, अभी उन्होंने आरएसएस के लोगों को, आरक्षण विरोधियों को, उनको समझा दिया कि भैया 2000 साल के इस देश में इतना ज़्यादा जातीय भेदभाव रहा है, 200 साल तक इसको मानने के लिए मेंटली तैयार हो जाओ। ये मोहन भागवत ने अपने ही लोगों को समझाया, जो सबसे ज्यादा आरक्षण के सवाल पर तो ये इतने तो मानेंगे सेंसिटिव ना है, कि जो मूलभूत उन्माद पैदा करते जरूरी हैं, मुद्दे हैं आत्मदाह उस कर पर, लेते हैं। तो क्या आप ये एग्री कर रहे हैं कि जरूरी मुद्दों इसीलिए- पर आरएसएस भी संज्ञान ले रहा है? इसीलिए हमने कहा कि इसीलिए सवाल जो है, जब आरएसएस भी ले रहा है, तो आप लोगों के सवाल का कोई मायने नहीं रह जाता है। अच्छा, मैं इससे एक जुड़ा सवाल, और लोग चर्चा भी करते भी हैं, मैं वो सवाल कर लेता हूँ कि आरक्षण की बात चल रही है और तमाम